नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज लेकर। आपके साथ मैं हूं पूजा कवियागोमा। बात करते हैं उत्तराखंड प्रदेश की, जहां पर विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की लड़ाई अब पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और सीनियर एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी लड़ेंगे। हरिद्वार पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सरकार 228 कर्मचारियों की बर्खास्ती को वापस ले, नहीं तो वो मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कर्मचारियों को बर्खास्त कर सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है, जो कि असंवैधानिक भी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की जीत निश्चित है। हरिद्वार पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी ने हरिद्वार में बनने जा रहे हर की पौड़ी कॉरिडोर को भी गलत ठहराया और कहा कि देवभूमि का स्वरूप बना रहना चाहिए। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। 2015 तक कर दी और बिना कारण 2016 के बाद सबको रद्द किया है। ये हमारे संविधान की धारा 14 आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ उसका उल्लंघन करता है। अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट में इसको ले नहीं गए हैं पूरी तरह से, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हम पिटीशन बनाएंगे। परंतु इस बीच में मैं आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री ही क्यों ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इसको खुद बदलकर सारे लोगों को, जैसे आपने पहले 2001 से 2015 तक जो 15 परमानेंट किया, इनको भी परमानेंट करने के लिए आपको फैसला लेनी चाहिए। नहीं तो कोर्ट में हारेंगे, ये मैं तो पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ। चलिए, संवाददाता हमारे साथ रुपेश वालिया जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के लिए। रुपेश, कर्मचारियों की बर्खास्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार है। सुब्रमण्यम ने सीधे तौर पर चुनौती दे दी है कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आने वाले समय में उनको तमाम तरह की समस्या झेलनी पड़ सकती है। क्या जानकारी? क्योंकि पूजा, जब से ये विधानसभा में जो बैकबोन से भर्ती हुई थी, जब से उनपे उनकी बर्खास्तगी के आदेश जारी किए गए हैं, तभी से ही जो भाजपा के बड़े नेता हैं और पूर्व कानून मंत्री हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो तभी से ही राज्य सरकार के इस निर्णय का लगातार विरोध करते रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को 2 बार पत्र लिखकर भी इस चीज से अवगत कराया था कि जो आपने जो निर्णय लिया है ये बिल्कुल गलत है। ये धारा जो 14 है उसका बिल्कुल सरासर उल्लंघन है, जो असंवैधानिक है। उन्होंने लगातार इस मांग को भी उठाया है कि जो जितने भी 228 जो कर्मचारी हैं जो विधानसभा से बर्खास्त किए गए हैं, उनकी तत्काल जो है उन्हें नौकरी पर रखा जाए, नहीं तो वो जो कानूनी लड़ाई है वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इसी को लेकर कल सुब्रमण्यम स्वामी हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए साफ साफ शब्दों में राज्य सरकार को एक चेतावनी दी है कि यदि तत्काल ही जो विधानसभा से बर्खास्त हुए 228 कर्मचारी हैं उनकी वापसी नहीं कराई जाती तो वे इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। और उन्होंने यह भी दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो राज्य सरकार है, सुप्रीम कोर्ट में वहां पर हार जाएगी और जो बर्खास्त कर्मचारी हैं उनकी जीत होगी। जी पूजा। चलिए रुपेश, आप रहिएगा हमारे साथ, बाकी की जानकारी आपसे लेंगे। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का मामला अब सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को कार्य समिति समेत संगठन में हर स्तर पर 50% आरक्षण देगी। इसके साथ ही पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन कर कार्य समिति के सदस्यों की संख्या 24 से बढ़ाकर 35 करने का निर्णय किया है। पार्टी के 85वें महाधिवेशन में संविधान में 85 संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस से जुड़े प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा में भी पार्टी के नेता स्वतः ही कार्य समिति के सदस्य होंगे। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में कई क्रांतिकारी बदलाव और फैसले हुए हैं।
पार्टी संगठन के हित के लिए, उन्हीं में एससी और एसटी के लिए जो है पार्टी संगठन में 50% आरक्षण का प्रस्ताव पारित हुआ है, जो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि पिछड़े वर्ग के लोग भी पार्टी संगठन में आगे बढ़ेंगे। पहले से ही वैसे पार्टी ने इन वर्गों को साथ लेकर चलने की परंपरा रही है, लेकिन अब इस फैसले से और ज्यादा मजबूती से ये लोग पार्टी संगठन में आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से यही न्यू इंडिया है कि सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी तो केवल बयानबाजी में कहती है, लेकिन कांग्रेस वास्तविक रूप में उसको अमली जामा पहनाती है। महिलाओं को पहले से ही हम आरक्षण के दायरे में ला चुके हैं, युवाओं के लिए 50% आरक्षण है। तो पार्टी संगठन में इतने क्रांतिकारी बदलाव निश्चित तौर पर भविष्य में देश की राजनीति को एक नई दशा और एक दिशा देने में कारगर साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, आलोक सेमवाल हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, अधिवेशन में जिस तरह से तमाम जानकारियां दी गई और तमाम तरह के फैसले कांग्रेस के द्वारा लिए गए, उसमें सबसे बड़ा फैसला आरक्षण को लेकर कि किस तरह से एससी, एसटी और अन्य वर्गों को आगे लाया जाए। अब इसको लेकर उत्तराखंड में किस तरह से कोशिश की जा रही है कि इन सबको इन्वॉल्व किया जाए? देखिए मुझे जिस हिसाब से कांग्रेस की इस वक्त हालत प्रदेश में है, बेहद ही निंदनीय है और निराशाजनक है। कांग्रेस पार्टी में से लगातार कोई ना कोई दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहा है, कुछ लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर निराशा जो है नजर आ रही है। वहीं जब से पीसीसी की लिस्ट जो जारी हुई थी, उसमें कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उन्होंने भी उस पर आपत्ति जताई है और वो भी उससे नाराज दिखे। तो कहीं ना कहीं जो ये 50% आरक्षण देने की बात हाईकमान ने की है, वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर देखा जा रहा है उसको। तो अब ये देखा जा रहा है कि एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों को कांग्रेस पार्टी द्वारा 50% आरक्षण कार्य समिति में दिया जा रहा है और जो सदस्य की संख्या है उसको भी बढ़ाया गया है, 24 से बढ़कर 35 करने का निर्णय लिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चाह रही है कि जो लोग उनसे कट रहे हैं वो दोबारा से कांग्रेस में जुड़े और पार्टी को मजबूती देने का काम करें। यही एक कारण है जिसकी वजह से ये 50% आरक्षण देने का प्रस्ताव जो है रखा गया था। जी पूजा। बिल्कुल, रहिएगा आप आलोक हमारे साथ, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। तो बता दें आपको, प्रदेश प्रवक्ता ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि अब आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर जो आरक्षण को लेकर तमाम फैसले लिए गए हैं उसका असर भी दिखेगा। समिति के सदस्यों की संख्या 24 से बढ़ाकर 35 करने पर फैसला लिया जाएगा। ये निर्णय जो है लिया गया है। अब इस निर्णय के बाद कितना असर इसका पड़ेगा और जो तमाम कांग्रेस के लीडर्स कांग्रेस छोड़ रहे हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, उन पर इसका कितना असर होगा ये देखना होगा। तो वहीं देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस प्रशासन ने शहर में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्राइम गोष्ठी का आयोजित किया, जिसमें शहर के तमाम क्षेत्रों के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। गोष्ठी में शहर में बढ़ते अपराध के कारणों पर चर्चा की गई, जिससे शहर में क्यों अपराध बढ़ रहा है और किस तरह से इसका समाधान किया जा सकता है, इसको लेकर विचार विमर्श करके रणनीति बनाई गई। साथ ही जिन शहर के क्षेत्रों में ज्यादातर अपराध देखने को मिलते हैं उन्हें चिन्हित भी किया गया। इसके साथ ही होली के पर्व को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एसएसपी दिलीप सिंह कंवर ने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए। क्राइम मीटिंग हम लोग जनवरी माह का जो अपराध हुआ है उसकी समीक्षा कर रहे थे और इसमें ये देखा गया, एक तो समन वारंट की तामली एक एरिया है जिसमें हमको फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरा जो वाहन चोरी के एरिया में और काम करने की ज़रूरत है। यद्यपि इम्प्रूवमेंट है लेकिन इसमें और उसको इम्प्रूव बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी जो ओवरऑल मैंने एक परफॉर्मा बनाया हुआ है 5 बिंदुओं का देहरादून में क्राइम कंट्रोल के लिहाज से, तो वो हमारा पिछले साल जब से मैं आया हूँ बड़ा कारगर हुआ है। उसको हम और इफेक्टिवली हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हम जो डी साहब जो अभियान चल रहा है उसमें अभिचित और हम लोग प्रगति ला सकते हैं। ओवरऑल जनपद के जो भी कानून व्यवस्था सामने कुछ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इसमें उसको और हम लोग एक प्रभावी रूप से उसको एक योजना बना करके हम लोग कार्य करने की दिशा में मैंने सबको बताया है। और निकट भविष्य में जो त्यौहार हैं, होली है, तो उस होली के दृष्टिगत भी हमने सबको एक ब्रीफ किया कि कैसे कैसे कार्रवाई की जाए और कोई शांति व्यवस्था की भंग न हो पाए, कोई सांप्रदायिक सौहार्द खराब न हो, इसके लिए सबको अवगत करा दिया। यही मैंने बताया।
तो वहीं हरिद्वार में बीएचईएल स्थित केंद्रीय विद्यालय बंद होने की कगार पर है। बीएचईएल ने वित्तीय घाटे का हवाला देते हुए स्कूल का संचालन करने से हाथ खड़े कर दिए। हालात ये हो चुके हैं कि पिछले 2 महीनों से यहां शिक्षकों को वेतन तक नहीं मिल पाया है। पिछले 2 सालों से केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में नए एडमिशन नहीं हुए हैं, जिसमें बच्चों के अभिभावकों में खासी नाराजगी दिखी और केंद्रीय विद्यालयों को बंद किए जाने का विरोध किया जा रहा है। तो वहीं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि इस मामले में केंद्रीय उद्योग मंत्री से बात की गई है। हरिद्वार का केंद्रीय विद्यालय बंद ना हो, इसके लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। संवाददाता हमारे साथ रुपेश वालिया जुड़ चुके हैं। रुपेश, केंद्रीय विद्यालय बंद ना हो, इसके लिए अब क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य जुड़ा हुआ है, बच्चों का भविष्य को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं विद्यार्थियों के। देखिए उधर लगातार अभिभावक जो केंद्रीय विद्यालय है वो बंद ना हो, इसकी मांग पिछले 2 साल से कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से जो बीएचईएल में केंद्रीय विद्यालय है वहां पर कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो नए एडमिशन है वो नहीं लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर जो जितने अभिभावक हैं उनमें खासी नाराजगी है। अभिभावकों ने पिछले 1 हफ्ते के भीतर करीब 4 बार वहां पर प्रदर्शन भी किया है और लगातार केंद्र सरकार से यही मांग की जाती रही है कि जो केंद्रीय विद्यालय है वो बंद ना हो। इसी को लेकर अभिभावकों का एक जो प्रतिनिधि मंडल है वो स्थानीय सांसद जो पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनसे मिला था। हालांकि डॉक्टर निशंक ने उन अभिभावकों को यह आश्वासन दिया है कि वो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री से वार्ता करेंगे और ये बीएचईएल का जो केंद्रीय विद्यालय है वो बंद ना हो, इसके लिए हर संभव कोशिश भी करेंगे। लेकिन जो अभिभावक हैं वो पिछले 2 साल से यही मांग दोहराते आ रहे हैं, तो इसलिए उन्हें शायद सांसद की बात पर भी अब विश्वास नहीं है। तो इसी को देखते हुए उनमें खासा रोष है। अभिभावक जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बीएचईएल का जो केंद्रीय विद्यालय है वो बंद ना हो, इसके लिए तत्काल जो है कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हालांकि जो बीएचईएल है वो वित्तीय घाटे का अनुमान बताते हुए केंद्रीय विद्यालय का संचालन करने से उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसी को लेकर अभिभावकों में यहाँ पर खासा रोष है। चलिए, बहुत शुक्रिया रुपेश आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगातार इस बात को लेकर कोशिशें की जा रही थी कि कैसे केंद्रीय विद्यालय को रोका जा सके बंद होने से, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि वो कोशिशें कारगर होती हुई साबित नहीं हो पा रही हैं। बरसात के मौसम में हरिद्वार में गंगा के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बना रहता है। स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल में हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में बाढ़ की सूचना प्रसारित करके आपदा कंट्रोल में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की सतर्कता को जांचा गया। हालात पर नजर बनाए रखने के लिए डीएम और एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि आपदा की सूचना मिलने के बाद रिस्पांस टाइम देखना ही मॉक ड्रिल का उद्देश्य है। शुरुआती तौर पर सभी का रिस्पांस अच्छा पाया गया। पर रिलीफ का काम हमारा चल रहा है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ये है कि सूचना जब सायरन बजा, सूचना लोगों को दी गई तो उसके बाद रिस्पांस टाइम क्या था, हमारी जो आईआरएस सिस्टम से जुड़े हुए अधिकारी हैं कितनी देर में कंट्रोल रूम पहुंचते हैं, इसको पूर्णतः गोपनीय रखा गया था। ये लोगों को पता था मॉक ड्रिल होगी, लेकिन कब होगी आज ये किसी को नहीं बताया गया था। तो इसको हम लोगों ने फ्लैश किया जब 11:35 पर, तो हम लोगों ने इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन लिया कि कितनी देर में हमारे ऑफिसर्स ने वहाँ रिस्पॉन्ड किया। मौके पर जब बताया गया कितनी देर में वो पहुंचे हैं, कितनी देर में हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस इशू किए उसको फॉलो किया गया। तो अभी तो इसका भी कार्रवाई चल रही है, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा। इनिशियल रिस्पॉन्स इज बेटर, काफ़ी बेटर रहा। और जैसे कि एम्बुलेंस हमारी आसपास रहती है, सूचना गई तो 20 मिनट में एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई। संत निरंकारी मिशन ने कोसी बैराज पर कोसी नदी में सफाई अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में कूड़ा एकत्रित कर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता तरुण कुमार बंसल ने किया। सभी ने लोगों से कोसी नदी को साफ रखने की अपील की। वहीं सिंचाई विभाग के अभियंता तरुण कुमार बंसल ने कहा कि नदी की स्वच्छता रखना हम सभी का कर्तव्य है, जबकि लोग नदी में कचरा फेंककर इसे प्रदूषित कर रहे हैं। स्वच्छ जल स्वच्छ मन के नारे को सभी लोग बुलंद करें और नदियों को साफ रखें।
फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।